Hello everyone, I hope you all are doing insanely good. So it's time for lecture number 29 of electrostatics. इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले, दैट इज डाइलेक्ट्रिक्स, पोलराइजेशन, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना, चाहे कोई सा भी आपका एग्जाम हो, आइदर सीबीएसई, जेईई, नीट, व्हाटएवर एग्जाम, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा. स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं. बस खत्म होने वाला है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक लेक्चर और रह जाएंगे बस, उसके बाद हम नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे. सो डाइलेक्ट्रिक्स देखो, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, मैं थ्योरी वगैरह नहीं लिखूंगा, आपको एक्सप्लेन करते हैं, सुनना ध्यान से. देखो, एक होता है आपका कंडक्टर. कंडक्टर बेसिकली क्या है कि जिसको थोड़ी सी भी आप एनर्जी प्रोवाइड करो तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के आउटर मोस्ट शेल से कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक लेता हूँ सोडियम, Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11. अगर मैं इसको शेल्स के अंदर लगाऊंगा क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेक करें 281, तो आपके शेल ये K के अंदर, L के अंदर और ये M के अंदर, राइट. इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसके अंदर कितने आ गए आपके 8, इसके अंदर कितने आ गए 8. अब जो बाहर वाला है उसके ऊपर कितना रह गया 1. तो ये ऑब्वियसली सोडियम एक मेटल है और मेटल मीन्स एक कंडक्टर है, ठीक है. कंडक्टर क्यों? क्योंकि जो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, क्योंकि सेंटर में तो आपका न्यूक्लियस होता है, वो उससे दूर है, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम लग रही हैं. तो क्या होता है, थोड़ी सी भी एनर्जी से देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है. इलेक्ट्रॉन बाहर आता है मीन्स चार्जेस आर फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करे मीन चार्जेस फ्रीली मूव करे मीन्स बॉडी क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है. क्लियर है ये चीज. तो ये था आपका कंडक्टर के लिए. मेटल था ना, तो मेटल क्या कंडक्टिंग टेंडेंसी तो होती है उनकी. बट डिफरेंस क्या है डाइलेक्ट्रिक में, डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर्स. ये है तो इंसुलेटर है. अब इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है, इंसुलेटर में जो आपके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है. अब वो टाइटली बाउंड होंगे मीन्स वो फ्री नहीं होंगे मूव करने में, बट वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. कब? जब उन इंसुलेटर्स को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं. व्हेन दोज इंसुलेटर्स आर प्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे शो सम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. जब वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं तो वो अब इंसुलेटर्स नहीं होते हैं, वो क्या बन जाते हैं आपके डाइलेक्ट्रिक्स. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो कैसे करते हैं, क्योंकि जब वो रखते हैं ना एटम को उसके अंदर, इंसुलेटर्स को रखा, इंसुलेटर एटम के बने हुए हैं, तो क्या होता है उस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो न्यूक्लियस के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहीं पे मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाने शुरू कर देंगे. सपोज करो अगर मैं इसका ये उड़ा दूँ, अब बाकियों को मैंने इस सेट को रख दिया, एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट मैं, इसको मैंने रख दिया एक्सटर्नल फील्ड में, तो क्या होगा, ये सारे न्यूक्लियस से स्ट्रांगली होल्ड कर रखे न्यूक्लियस ने इन सबको, बट क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगानी स्टार्ट कर देंगे. तो क्या होगा, वहां पे एक उन दोनों की एक दूसरे के ऊपर जब ये फोर्सेस लगा रहे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, वहां पे उनका मोशन स्टार्ट हो जाता है. थोड़ा थोड़ा मोशन क्या होता है, स्टार्ट. इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल रहे बट इनसाइड द एटम ही क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा मोशन कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ वो शो करते हैं. सो दोज इंसुलेटर्स which show some electrical properties in the presence of external field are termed as dielectrics. याद रखोगे ये चीज. पेपर हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, बड़ी सारी चीजें हैं जो कि आप डाइलेक्ट्रिक की तरह ट्रीट करें. कोई मतलब कि इंसुलेटर्स जिनको आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो इंसुलेटर्स के एग्जांपल आप डाल सकते हो डाइलेक्ट्रिक के अंदर. जिनको हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो वो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेंगे, मीन्स दे आर गोइंग टू शो सम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, राइट. ये चीज आपको अब तक क्लियर हो जानी चाहिए. चलो अब आगे बात करते हैं. डाइलेक्ट्रिक्स की हमने बात कर दी. डाइलेक्ट्रिक्स के कंसेप्ट के साथ हमारे आते हैं पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. चलो उसी के अंदर क्लियर करते हैं. देखो, एक होता है आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, और एक होता है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक. वन इज योर पोलर डाइलेक्ट्रिक. अब देखो, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पता होने चाहिए. चलो मैं बता देता हूँ क्या क्या डिफरेंस है. ये किसके बने हुए होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, ऑब्वियसली
किसके बने होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये किसके बने होंगे? आपके पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखो नॉन पोलर और पोलर में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल है, जो सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज coincide each other, coincide each other। जब, चलो मैं अभी बताता हूँ, ये लिख लेते हैं। इसमें क्या होगा? does not coincide, does not coincide। और लिखते हैं, चलो इसके अंदर ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसकी शेप होती है आपकी सिमेट्रिकल, शेप इज सिमेट्रिकल। इसकी ऑब्वियसली अनसिमेट्रिकल हो जाएगी, अनसिमेट्रिकल। फाइन। नेक्स्ट थिंग इज इनकी डाइपोल मोमेंट, इंडिविजुअल की डाइपोल मोमेंट क्या होती है? जीरो, जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट। इनकी कुछ डाइपोल मोमेंट होती है, तो आप कह सकते हो डाइपोल मोमेंट इज देयर, डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट, डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट। इसके बाद इसका एग्जांपल दे दो। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एग्जांपल दे सकते हो आप। हाइड्रोजन भी डाल दो चाहे, इसके अंदर आप डाल सकते हो क्या? HCl, H2O। तो ये सारे क्या है आपके पॉइंट्स हैं। अभी देखो क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, चलो ये चीज भी हमने लिख ली क्योंकि नेम से पता लग रहा है। बट बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड ईच अदर एंड डज नॉट कोइंसाइड का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ मास, देखो सीसॉ आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? सीसॉ में क्या होता है? ऐसा कुछ होता है जब दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो जाए, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो क्या होगा? मोशन बिल्कुल ऐसे स्थिर हो जाएगा, स्टेबल मोशन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे लाई कर जाएगा। इसका मास है, इसका मास, दोनों का मास यहाँ पे लाई कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों जब इक्वल होंगे, सपोज करो ये भी 10 kg, ये भी 10 kg, तो क्या होगा? ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा। इस टाइप के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि ये और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? इस केस में क्या होगा? बैलेंस नहीं करेंगे, किसी एक का ज्यादा होगा, किसी एक का कम होगा। सपोज करो अब ये वाला केस ले लेते हैं हम। अगर ऐसे ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ चला जाएगा, मतलब एक मूवमेंट आई है। पहले ऐसे था, ये ऐसे हो गया, एक मूवमेंट जनरेट होगी। तो इसी वजह से क्या कहते हैं, इसके अंदर आपकी डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होती है और इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होती है। याद रखना, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं उनका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहा है, इसमें कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो एक मूवमेंट जनरेट हो जाती है। वो मैंने आपको बता दी थी किस तरीके से जनरेट हो रही है, ठीक है? सिमेट्रिकल शेप है इसकी, शेप जो होती है सिमेट्रिकल होती है, स्फेरिकल मोस्टली शेप होती है इसकी। इसकी अनसिमेट्रिकल होती है, मीन्स कुछ भी रैंडम शेप हो सकती है, ठीक है? रैंडम शेप की वजह से क्या होता है, आप सेंटर ऑफ मास इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाते। अब जैसे ये मार्कर ही ले लो, ये अनसिमेट्रिकल है, क्यों? ये चीज़ तो ठीक है, बट ये बीच में कैप आ गया, बीच में ये शेप्स आ गई, ठीक है? तो इस वजह से क्या होता है, अनसिमेट्रिकल बॉडी। अब इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना इजी नहीं होता है। ऐसे अनसिमेट्रिकल बॉडीज में होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, बट लोकेशंस रैंडम है, तो आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन दोनों की कोइंसाइड करेगी नहीं करेगी, वो चीज़ बहुत ही मुश्किल होती है कि वो कोइंसाइड करे, ठीक है? सिमेट्रिकल बॉडीज में वो कोइंसाइड कर जाती है। सिंपल है। अभी डायग्राम से एक्सप्लेन भी करते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स देने, ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके नोट कर लो, रब कर रहा हूँ, कर दो, ओके फाइन, रब कर। एक तो लॉकडाउन हो रहा है, ऊपर से सलोन्स भी बंद हैं, कभी बाल ये आगे आते हैं, कभी ये पीछे जाते हैं, मतलब बस पूछो मत यार। ऊपर से गर्मी आ रही है, लॉकडाउन ने पता नहीं क्या क्या करवाना। आगे देखते हैं, चलो। वो तो आप लोगों के साथ भी रहा होगा नहीं, है ना? बड़े बड़े बाल हो गए होंगे, मतलब बियर्ड मस्टैश बड़े बड़े हो गए होंगे, अब प्रॉब्लम हो रही होगी ना? कोई बात नहीं, अपना ट्रिमर यूज करो, मैं भी करूँगा। चलो आगे बात करेंगे, वो भी फालतू बातें। देखो
अब ये था हमारा पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैंने बात कर दी। बट अब अगर हम इसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखें तो इनका बिहेवियर कैसा होगा, लेट्स स्टडी। चलो देखते हैं, इसके अंदर ही समझा देते हैं, दोनों ही समझा दूंगा। पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर की, इसकी बात करेंगे पहले नॉन पोलर की, फिर हम बात कर लेंगे पोलर की। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं फिर। बनते हैं इसके दो केस, वो दोनों केस हम देख लेते हैं। एक केस है जब एक्सटर्नल फील्ड है जीरो, एक्सटर्नल फील्ड क्या आपकी जीरो, मॉलिक्यूल्स को रख दिया, मतलब ये आपके ऐसे सिमेट्रिकल शेप है, ध्यान से देखो, स्फेरिकल बना रहा हूं, मेरा स्फीयर ऐसी है बस समझो बात को। डायग्राम पे भी जाना मतलब भावनाओं पे ज्यादा जाना है, मेरे शब्दों पे जाना। प्लस माइनस प्लस माइनस, अच्छा यार एक तो बड़ा छोटा क्यों बन रहा है, प्लस माइनस अभी भी नहीं बना वो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना ठीक है। अब क्या है इस केस में हमें पता है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लिख लेते हैं, चलो डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब देखो नॉन पोलर में क्या है, हमें पता है इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, उनकी डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो, सबकी इंडिविजुअल की डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो, तो नेट डाइपोल मोमेंट भी ऑब्वियसली क्या होगी, जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर अब एक्सटर्नल फील्ड आ जाए तो वो केस भी तो है ना। अब आ गई हमारी एक्सटर्नल फील्ड विच इज नॉन जीरो, तो क्या होगा, अब आपको पता है, सपोज करो मैंने एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मान ली, इधर जा रही है एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, आपको पता है वी नॉट क्या करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड ट्राइज टू अलाइन पॉजिटिव चार्ज इन इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस साइड आ जाएंगे, आपके राइट साइड आ जाएंगे, थोड़ी सी शेप भी चेंज होगी अब, क्योंकि फील्ड आ गया एक्सटर्नल, तो ये आपके सारे पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हो राइट साइड, राइट साइड क्यों गए पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अलाइन करते हैं। अब ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही इनका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहा है, तो ये बेसिकली अब क्या बन गए, पोलर बन गए, क्योंकि पोलराइजेशन होगी, और पोलराइजेशन होगी मींस नेट डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होगी, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगी, अब जीरो नहीं होगी, याद रखनी है चीज, ठीक है। ये था आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रख के एक पोलर डाइलेक्ट्रिक बना दिया, समझ रहे हो, मतलब पोलराइजेशन उसके अंदर हमने करवा दिया। चलो आगे देखते हैं, तो पूछ बने जा रही पूछ, चलो चलो आगे देखेंगे। Okay, next thing is this E naught zero और E naught नॉन जीरो, वही केस करना। बट अब एक चीज तो पढ़ी थी ना यार हमने कि पोलर डाइलेक्ट्रिक की जो शेप्स होती हैं वो अनसिमेट्रिकल होती है, बना लेते हैं फिर कुछ भी शेप बना दो रैंडम, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, चलो प्लस माइनस ऐसे ले लेते हैं, कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से कोई रैंडम ओरिएंटेशन ले लो, कुछ भी जो आपका मन करे, इतना बड़ा मन नहीं करना चाहिए जितना भी मेरा करा था, लेकिन प्लस माइनस माइनस प्लस, बस ठीक है, बना दिए जितना बनाए थे, एक आधा और बना देते हैं, मन की शांति। चलो प्लस माइनस, अब समझने वाली बात क्या है, ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं, याद रखना एक चीज, यहाँ पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की तो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, बट व्हेन वी प्लेस दीज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर रीजन, जब इन सारे मॉलिक्यूल्स को हमने एक पर्टिकुलर रीजन में रख दिया, देयर नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, नेट डाइपोल मोमेंट क्या है यहाँ पे, जीरो। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन है रैंडम, ओरिएंटेशन मतलब कोई ऐसे लाइन है, कोई ऐसे लाइन है, कोई ऐसे लाइन है, मीन्स इधर ऐसे ऐसे आपको दिख ही रहा है, वो एक दूसरे के मोशंस को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं, एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को क्या करते हैं, कैंसल आउट कर रखा है ना। जैसे एक जगह पे बड़ी सारी फोर्सेस लगती हैं तो नेट फोर्स कितनी होती है, जीरो,
सिमिलरली बड़ी सारी डाइपोल मूवमेंट्स लग रही है तो नेट डाइपोल मूवमेंट कितनी होगी यहाँ पे 0। वो क्या दिखा दी मैंने, ये 0 है। रैंडम ओरिएंटेशन थी, एक दूसरे की ओरिएंटेशन को वो काट रहे हैं, एक दूसरे डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल हुए हैं। बट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, अब आपको पता है रैंडम ओरिएंटेशन तो होगी, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ हो जाते हैं, किस तरफ, जिस साइड आपका एक्सटर्नल फील्ड होती है। समझे बात को। अब इसके डायग्राम बनेगा कैसे, आप बना सकते हो। देखो यहाँ पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में, नेगेटिव है राइट साइड में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये आपको चेंज हो जाएगा। यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ आ गया नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड राइज टू लाइन पॉजिटिव चार्ज इन इट्स डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है तो पॉजिटिव चार्ज भी किस तरफ जाएगा, राइट साइड जाएगा। अब इधर वाले में देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसे कुछ होने वाला है। ये भी हो गया, ये भी हो गया ना। ये इसमें तो कोई करने की जरूरत ही नहीं है चेंज, और इसमें कर दो। ध्यान से देखो, अब मैंने हर एक जगह पे मेरे जो पॉजिटिव चार्ज है वो राइट साइड में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक साइड में आपका पॉजिटिव आ रहा है तो चार्जेस की अलाइनमेंट हो गई है प्रॉपर, समझ रहे हो। चार्जेस की प्रॉपर अलाइनमेंट की वजह से क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाती है, क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशन नहीं है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया, नेगेटिव दूसरी तरफ आ गया। इन दिस केस नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। तो आप देख रहे हो पोलर के केस में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ रही थी, बट एक्सटर्नल फील्ड में जब रखा तो वो जीरो नहीं आ रही है। नॉन पोलर पहले ही जीरो था, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड में रखे वो जीरो नहीं आ रहा है। यहाँ तक कंसेप्ट आप लोगों को अब तक समझ आ गया होगा। एक बार ही फटाफट से नोट करो, देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं हम वाइंड अप। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इस पोलराइजेशन की वजह से जब हम कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और पोलराइजेशन भी हमारा हो ही चुका है। पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में बताऊंगा, रिडक्शन ऑफ फील्ड के बारे में बताऊंगा, और रिलेशन जो है आपका रिलेटिव परमिटिविटी का इनके साथ रिड्यूस फील्ड के साथ क्या है, ये चीज़ें भी डिस्कस हम करेंगे। सो आप लोग पढ़ते रहे, लॉकडाउन को फॉलो करते जाइए एंड लेक्चर्स फॉलो करते जाइए। पिछले सारे लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हर बार मिलता ही है, और इस बार भी आपको मिलेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।